अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली हमज़ा और मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है हमारे पास इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को प्रोसीड करने से भी पहले हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को उर्दू मीडियम की बुक्स के अंदर किस फॉर्म में लिखा जाता है। उसके अंदर लिखा जाता है इक्विलिब्रियम के वर्ड का मतलब किया जाता है सुकून की हालत। सुकून की हालत इसको कहा जाता है। अब सुकून की हालत का मतलब क्या है? अगर आप लोग बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर तो कोई आपसे पूछेगा कि आप लोग सुकून में हैं, तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल हम लोग सुकून में हैं। मतलब क्या? अगर आप लोग एक ही जगह पर रुके हुए हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं, तो आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग सुकून में हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसी भी किस्म की फ़ोर्स नहीं लग रही। यही बात एक स्टूडेंट के ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करें कि एक स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, वो एक ही जगह पर स्टैटिक कंडीशन में है, एक ही जगह पर रेस्ट की कंडीशन में है। तो हम लोग कहेंगे कि जो स्टूडेंट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मीन दैट स्टूडेंट जो है वो सुकून की हालत में है। लेकिन अगर वही बात हम लोग किसी और चीज़ के ऊपर कहें, मिसाल के तौर पर आप लोगों की बाइक की अगर हम लोग बात कर लें कि अगर आप लोगों की जो बाइक है वो चल रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टार्ट में भी 30 किलोमीटर पर आवर थी और कुछ देर के बाद फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर ही है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी? जी बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। लेकिन वो कैसे? क्योंकि अब वो रेस्ट कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो फिर भी वो जो आपकी बाइक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। तो फिर हम लोग इन दोनों कंडीशंस को जस्टिफाई किस तरीके के साथ करेंगे? हम लोग जस्टिफाई करेंगे इन दोनों कंडीशंस को दो डिफरेंट नाम देकर। वो दोनों नाम क्या है हमारे पास? एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, अ बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर वो हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? वो हमारे पास होगी जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो फिर भी वो कौन सी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। लेकिन अब उसके इक्विलिब्रियम को मैं कौन सा नाम दूंगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, मीन दैट वेलोसिटी क्या हो उसकी? यूनिफॉर्म होगी। जैसे कि मैंने बताया कि उसका स्टार्ट में भी 30 किलोमीटर पर आवर हो, दरमियान में भी 30 किलोमीटर पर आवर हो, और एंड तक जब तक आप उसकी वेलोसिटी को नोट कर रहे हैं उसका 30 किलोमीटर पर आवर हो। तो अब उसकी जो वेलोसिटी है, जैसे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम लोग कहेंगे वो उसकी कंडीशन कौन सी होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। अब इनकी हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल हमारे पास है बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इमारत है, वो एक ही जगह पर रुकी रहती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये किस कंडीशन में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही वॉल क्लॉक, ये तो नहीं ना होता कि आप लोग आज के दिन अपनी दीवार के ऊपर वॉल क्लॉक लगाएं और सुबह आके देखें तो वो किसी और दीवार के ऊपर हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पर रहता है। तो अब उसकी जो इक्विलिब्रियम होगी वो कौन सी होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। और यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम में मैंने आप लोगों को, जिसको हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम भी दिया है, उसको हम लोगों ने, इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले दी है एक बाइक की, दूसरी एग्जांपल वो है पैराट्रूपर की। मीन दैट एक आदमी जो है वो पैराशूट के ज़रिए से ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, पैराशूट उसने पकड़ा हुआ है और उससे वो नीचे आ रहा है। आप लोगों को पता है कि पैराट्रूपर के ज़रिए जब भी कोई बंदा या कोई भी चीज़ नीचे आती है तो वो एक ख़ास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो फिर वो कौन सी इक्विलिब्रियम कहलाएगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग देखें, एक्सेलरेशन की फॉर्म में डिफाइन करें, तो हम लोग कह सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन का ज़ीरो होना। लीनियर एक्सेलरेशन का ज़ीरो होने में दोनों चीज़ें आएंगी, अब स्टैटिक भी आएगी, डायनामिक भी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो तब भी लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर तो चेंज ज़ीरो है।
वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो चेंज क्या होगा, फिर ज़ीरो होगा ना हमारे पास। तो अगर चेंज ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी बात, रोटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास आप लोग सपोज करें कि आप लोगों से कहा गया है कि जी आपकी सीलिंग के साथ जो फ़ैन है वो बताएं वो कौन सी कंडीशन में है जी। वो जो सीलिंग फ़ैन है अगर तो वो नहीं चल रहा तो फिर तो वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, हम लोगों ने ये बात मान ली है। लेकिन अगर वो चल रहा है तो फिर उसकी कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, तो अब वो रोटेट कर रहा है बेसिकली, बिल्कुल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका रोटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा हमारे पास। ठीक है, इसी को प्रोसीड करते हुए जी, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फिर हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है जी, हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं वो है इसकी कंडीशंस। इसकी कंडीशंस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ये तो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद F इज़ इक्वल टू ma, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है हमारे पास। अब ये जो फोर्स है ये बहुत से कम बच्चों को पता होगा कि ये सिर्फ फोर्स नहीं है, इसको आप लोग डिफाइन करेंगे एज आ नेट फोर्स। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स के नाम से आप लोग इसको मेंशन करेंगे जी। ठीक है, अब ये जो नेट फोर्स है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्स्ट कंडीशन तब एप्लीकेबल होगी जब उसकी नेट फोर्स ज़ीरो होगी। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों से कहा है जी, एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, एक टेबल है हमारे पास और इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब बुक जो है ये एक ही जगह पर स्टैटिक तो है, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अब ये बुक जो है ये अपने वेट डाउनवर्ड लगा रही है और एज अ रिजल्टेंट ये जो टेबल है ये इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगा रहा है। तो दोनों की जो फोर्स है अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट फोर्स क्या आ गई, ज़ीरो आ गई हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग नेट फोर्स को किससे शो करते हैं, सिग्मा से। और एक बात और, अगर हम लोग इसको एक्सिस के फॉर्म में ले तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस दोनों का ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने एक्स और वाई इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं। और अगर हमारे पास 3D में हम लोग ड्रॉ करें तो 3D में इसका जो z कंपोनेंट है उसका भी ज़ीरो होना बहुत ही ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास अब ये है कि उसके अंदर टॉर्क भी जनरेट ना हो, टॉर्क भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए हमारे पास। तो टॉर्क एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करता है और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे ऊपर मैंने आपको बताई अगर ज़ीरो होगी तभी इक्विलिब्रियम होगी। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, 0 × I, तो टोटल टॉर्क हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, सेकंड कंडीशन भी इसके अंदर फॉलो हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। दोनों कंडीशंस कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या था हमारे पास, नेट फोर्स ज़ीरो। सेकंड में क्या था हमारे पास, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहलाएगा हमारे पास। इज़ दैट क्लियर? अब इसकी मिसाल स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल है रिवॉल्विंग चेयर। अब रिवॉल्विंग चेयर के अंदर क्या होता है, अब आप लोग रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं। तो अब जब आपका वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो एज अ रिजल्टेंट जो चेयर है वो आपके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। जब वो अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि जितना आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये दोनों नेट ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास होगी सेटिस्फाइड। और अगर आप उसी जगह उसी चेयर के ऊपर बैठे हुए रिवॉल्व कर रहे हैं खुद को,
तो फिर क्या होगा, उसका सम ऑफ टॉर्क भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। जिसकी वजह से जैसे दोनों कंडीशंस एट अ टाइम सेटिस्फाइड हो गई तो हम लोग कहेंगे कि इसे कंप्लीट इक्विलिब्रियम हम लोग कहेंगे। और कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होती है, वो होती है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, और मैंने आप लोगों के सामने दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।